पॉलिटी में कल पढ़े थे भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, इसमें 30 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम कल देख चुके थे, तो अभी फिर एक बार टिक मार देते हैं। मान टिक, टिक मार दे, जल्दी बोलो। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी का उम्र 1932 में जो पुनः व्यक्त हुआ था वो किस लिए हुआ था? हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अभी समझाएंगे नहीं, चूंकि कल करवा दिया है ना। अभी केवल रिवीजन क्या हो रहा है? रिवीजन। वह कौन सा अधिवेशन जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन महारानी 1858 हुआ था। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करना? 1861 अध्यादेश 1861 हुआ था कल। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होना चाहिए। यह पहली बार अंग्रेज स्वीकार किया था। लिथगो का अगस्त प्रस्ताव 8 क्या हुआ? तो उधर बोलो ना, बंद हो गया। अभी चालू ना हुआ था, ये चालू ही ना हुआ था। ये चालू करो, टिक करो उसको। अच्छा कर देता। 8 अगस्त 1940 लिथगो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करना? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट। चलो नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। निम्नलिखित में किस अधिवेशन को अधिनियम को मार्लियामेंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेंज फॉर 1919। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य था आपका, तो कहां बार पृथक निर्वाचन 6 पृथक निर्वाचन, और पहली बार मुसलमानों को मिला था मार्लियामेंटो 1909। चलो नेक्स्ट, मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्लियामेंटो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र मिला था, ना मिला था रे? मॉन्टेग्यू सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन 1935। 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री में लॉर्ड एमरी नहीं थे, काल थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन आए थे 24 मार्च 1946 को आए थे, पता होना चाहिए। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा गठन किया गया था, बताए थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? पाकिस्तान का स्वीकृति, ये माउंटबेटन योजना में आया था, जिससे भारत का विभाजन हुआ था। चलो नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत पढ़ाए थे? 1935 के अंतर्गत चला था। इसे ही जो है हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 है। इसे ब्लू प्रिंट कहा गया है, ठीक है ना। और 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आजादी तक चला था, बताए थे ना। भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने का योजना किस नाम से जानी जाती है? सार्वभौमिक सत्ता जो सौंपा है वो योजना कौन था? माउंटबेटन। पहले विभाजन कर दिया पाकिस्तान को भी और भारत को भी सौंप दिया गया था। कौन सम्मिलित नहीं है? तो साइमन कमीशन। भारत विभाजन नहीं, साइमन कमीशन गठन हुआ 1927 में। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना पढ़ाए थे। माउंटबेटन योजना कब? तो 3 जून 1947। सब कुछ याद है ना? 3 जून 1947। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन तो 1945 कल ऑलरेडी करवाए थे। चलो नेक्स्ट, अगला, अखिल भारतीय महासंघ 1935। निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 और राज्य में द्वैध शासन 1919 और राज्य में द्वैध शासन अंत 1935। राज्य को स्वायत्ता 1935। संघीय प्रणाली 1935 पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्ता 1935। चलो नेक्स्ट, सचिव का पद 1858 पता है ना। तो एक बार पढ़ लेने बाद फिर दूसरा बार मारने में काफी एकदम जो है मजा आ जाएगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि बताए थे? पहली बार विधायिका में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि बताए थे? पहले सत्येंद्रनाथ सिन्हा को चुना गया था कार्यकारिणी परिषद के रूप में। पहला भारतीय चुने जाने वाला सत्येंद्रनाथ सिन्हा, वो था 1909 के द्वारा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास था। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेंज फॉर 1919 को मॉन्टेग्यू चेंज फॉर यूनाइटेड किंगडम के संसद का बताए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये पेश किया गया, यूके यानी इंग्लैंड के संसद में पेश किया गया था। इसी को भारत को आजादी दिया गया था और 2 राष्ट्र बना था। ये पढ़ा दिया। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 है ना। प्रांतों में द्वैध शासन 1919। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया 1858। सती प्रथा 1861 में चल जाएगा, 1829 में अंत हुआ था। अब मिला दिए थे, क्या था? भी था। अब देख लेते हैं, एक आ तीन यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, है ना, फिर इंडिया एक्ट 1784 1700। तो कल हम यही पढ़े थे ना, अब फिर दोबारा हो गया है।
तो देखो एग्जाम में रिजल्ट होने का आती है कि जितना तुम प्रैक्टिस किया, कितना कॉन्सेप्ट किया है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ाई दिए, अच्छे अच्छे पढ़ाई दिए, पढ़ाए हैं दम पर पढ़ाए थे। बोले थे आप लोग जो है ऑनलाइन वाला हो या ऑफलाइन वाला हो, बोले थे कि जो भी टॉपिक करवाएंगे अगर वो हम पढ़ाए हुए हैं तो वो जरूर पढ़ के आना है, फिर यहाँ लगा लेना है, फिर रिविजन भी हो गया है। अब इतना प्रैक्टिस करेगा पहला और फिर भी सुतल रहेगा तो ले लेना। कौन कौन ले लें? कहाँ पर ये कमेंट चालू नहीं किया है? यहाँ डिजिटल बोर्ड वाला दिया है, बोलो चालू करेगा। संविधान सभा, संविधान अब पढ़ना है संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। संविधान सभा के बारे में जब पढ़ेंगे तो संविधान सभा के बारे में जब पढ़ेंगे तो बताए थे संविधान सभा के बारे में बहुत सारा चीज बताए थे। क्या बताए थे? तो संविधान सभा के बारे में बताए थे कि पहले संविधान सभा जो है बहुत सारा पॉइंट बताए थे आप लोग को, ठीक है ना। संविधान सभा, संविधान, तो संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा के गठन, संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन द्वारा बताए थे ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। और ये 1946 अगर डेट बोले तो दिसंबर 1946, और दिसंबर में भी खास करके 9 दिसंबर को ही प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। संविधान सभा में जो सदस्य चुन के आया था वो आया था अप्रत्यक्ष। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी जनता डायरेक्ट वोट नहीं डाला था, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो विधानसभा सदस्य था। विधानसभा के प्रांत में भी 11 प्रांत में भी चुनाव हुआ था ना। 11 प्रांत से जो विधानसभा के सदस्य चुन के गए थे वही से विधानसभा के सदस्य को चुने थे, यानी जनता डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट। यानी विधानसभा के सदस्य द्वारा, विधानसभा के प्रांतों के विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया। कैसा था? तो जब सदस्य द्वारा चुनेगा तो अप्रत्यक्ष रहेगा, और प्रत्यक्ष रहेगा तो अनुपातिक प्रणाली। कौन प्रणाली? जैसे राष्ट्रपति वाला नहीं था, अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुना गया। जैसे विधानसभा के सदस्य चुना गया वो कितना लाख जनसंख्या पर? तो 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया, एक सदस्य चुना गया। अच्छा, जब संविधान सभा के उस समय सदस्य चुना जा रहा था तो उस समय सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब होता है कि सभी को वोट डालने को उस समय अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय काफी टाइम लग जाता, तो उस समय सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। उस समय वोट जो है ना, थोड़ा मतलब जाति, है ना, और शिक्षा और टैक्स वगैरह जो देता है ना, ये सभी पर आधारित था। और जो फिर लेकिन अभी जो है, अभी यह सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कोई भी वोट डाल सकता है। 18 वर्ष पूरा होना चाहिए और आपका जो है वोटर आईडी कार्ड में नाम होना चाहिए, तो कोई भी वोट डाल सकता है। और सबका वोट का मूल्य क्या होता है? समान। क्या होता है? समान होता है। फिर जो है संविधान सभा में हम देखेंगे तो कुल सदस्य जो था, तो कुल सदस्य देखेंगे तो कुल सदस्य जो है 389। ऐसो कैसे बातें पढ़े किए थे कि 389 सदस्य जो थे, ये 389 सदस्य में से जो निर्वाचित हुआ है, निर्वाचित यानी इसका चुनाव हुआ है, यानी 10 लाख पर एक चुना गया है, ठीक है ना। तो निर्वाचित हुआ है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो निर्वाचित कितना था? तो निर्वाचित था 296। लेकिन उस समय देसी रियासत भी था, लगभग जो है 500 550 प्लस थे देसी रियासत था। तो वहां से चुनाव नहीं, वहां से राजा अपना प्रतिनिधि को भेज दिया था। तो वो हुआ क्या? तो वो हुआ मनोनीत। क्या हुआ था? तो बताओ, जब 296 निर्वाचित हुआ है तो मनोनीत कितना होगा? तो सिंपल बात है, कितना होगा? 93 या 296 जो निर्वाचित हुआ है, यह ब्रिटिश प्रांत से, जहां मतलब प्रांत था जहां ब्रिटेन का शासन था, मतलब ब्रिटिश जो है पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, तो ब्रिटिश प्रांत से मनोनीत हुआ 90 इसमें देसी राजा राजवाड़ा था, ठीक है ना। अब 296 में से जो है प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से कितना? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 पढ़ाए हुए हैं। और उस जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है, बकलोल जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है, उसी प्रकार उस समय था कमिश्नरी क्षेत्र। क्या था? कमिश्नरी। और उस समय कमिश्नरी क्षेत्र 4 गो था। क्या गो था? इसलिए कमिश्नरी क्षेत्र से कितना आया? 4 मिला देंगे 296। और उस समय कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 गो था वो उसका ट्रिक बताए थे। क्या था? ए था, बी था, सी था और डी था। पढ़ाए थे ABCD। ए से क्या हुआ? अजमेर। क्या हुआ? अजमेर। बी से क्या हुआ? बलूचिस्तान। क्या हुआ? बलूचिस्तान। सी से क्या हुआ? कुर्ग। क्या हुआ? और डी से क्या हुआ? ये 3-4 गो जो है कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ये सारा चीज पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को कि इसका जब चुनाव हुआ 296 जब चुनाव हुआ था, जब 296 का चुनाव हुआ, निर्वाचन 296 हुआ रे, पढ़ाए थे ना अभी। तो कुल सदस्य था 389, जिसमें निर्वाचन हुआ कितना? तो 296 बताए थे ना। और मनोनीत कितना हुआ? तो मनोनीत हुआ था 93। कितना हुआ था? निर्वाचन मतलब चुनाव हुआ। जब 296 का चुनाव हुआ था, तो 296 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो उस समय जो कांग्रेस थे, कौन थे?
कांग्रेस कौन थे? 296 चुनाव हुआ था ना। हाँ, 292 जो है राज्य से था, प्रांत से था, 4 गो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था, लेकिन कुल चुनाव हुआ 296। 200 उसमें कांग्रेस कितना सीट जीता था? तो कांग्रेस 296 में से 208 सीट जीते, 208 सीट जीते थे। और मुस्लिम लीग कितना जीते थे? तो मुस्लिम लीग जो है उस समय दूसरा पार्टी मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग जो है 73 सीट जीते थे। बाकी बार अन्य दल, तो अन्य दल देखेंगे, यानी ये दोनों को छोड़कर, तो जोड़ के देख लो 208 आता जोड़ दो तो बचेगा कितना? तो 296 पूर्ण 15 बचेगा, 15। तो अन्य दल 15 सीट जीते थे, पता है ना आप लोग को, 15 सीट जीते थे। बाकी बात बताते हैं, 296 यानी कुल 296 में, कुल 296 में महिला कितना था? महिला थी 15, कितना थी? जिसमें एक मुस्लिम महिला भी थी, नाम पूछता है बेगम एजाज लसूल, बेगम एजाज लसूल पढ़ाए थे ना। तो चलो ये सब देख लिया, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन क्या हो गया था? जब विभाजन हो गया, तो विभाजन क्या हो गया था? विभाजन के बाद, तो कुल विभाजन से पहले कुल सीट था 389, लेकिन विभाजन के बाद कुल कितना बचा है? तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में विभाजन से पहले था 389, लेकिन विभाजन के बाद संविधान सभा में पाकिस्तान जब अलग हो गया था, विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य जो बचा था, पता होना चाहिए आप लोग को कि 299 यानी 90 को भाग गया, 90 को मतलब फिर विभाजन होकर पाकिस्तान चल गया था, तो 299 बचा था। अब 299 की जब बात करेंगे, तो 299 की जब बात करेंगे तो 299 में देखेंगे अब जो है राज्य से, अब जो है कितना निर्वाचन होगा, कितना के निर्वाचन होगा? तो 299 में निर्वाचन कितना का हुआ था? तो 299 में अब निर्वाचन कितना का हुआ था विभाजन के बाद? और फिर जो है मनोनीत कितना हुआ? तो 70, जब विभाजन के बाद 70 मनोनीत हुआ। समय आ रहा है निकला? विभाजन के पहले हम पढ़े था, विभाजन के बाद पढ़ रहे हैं। तो 70 मनोनीत हुआ, 70 जब मनोनीत हुआ तो कितना बच गया? 229 निर्वाचन हुआ, 229 निर्वाचन हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, समझ गया है? बाकी बात बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी बात जो कुछ थोड़ा मोड़ा जो बच जाएगा वो क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। समझा बंदर? समझाओ, लाइन मारो, जल्दी बोलो। यूट्यूब पर क्लास नहीं लिया है, लगता है कहीं शादी में गए थे। अब लोग शादी में गए थे, तुम लोग को नौकरी लग रहा है तो शादी क्या होगा? तुम लोग को नौकरी लगे तो ना शादी होगा। जल्दी नौकरी लो। शादी में गए थे, अथी में गए थे, छोड़ दिए थे। कल एक दिन क्लास लेना यूट्यूब पर, क्या ना, जो लगातार जो अच्छा सो नहीं पा रहे थे। कल भी देखा हुआ हम लोग, मेरा आंख जो है पूरा एकदम लाल था, इसलिए कल छोड़ दिए थे, ठीक है ना। कल रात्रि में जो है, कल वाला रात, कल यानी आज कितना तारीख है? 24 है, ठीक है ना। तो कल वाला रात्रि जो कल पढ़ाने आए थे, रात भर जो है सोए नहीं थे, वही कुछ आपका पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे। डाटा क्लास ले लिए हैं, पूरा देखता हुआ आपको दूसरा टाइप का होगा, ठीक है ना। इसलिए जो है छुट्टी दे दिए थे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, तो 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा या उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यानी 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए, नहीं कि छिलल मुर्गी के अनुसार होना चाहिए? ये कौन बोला था? महात्मा गांधी। भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, कौन बोला था? महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए? भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाए, महात्मा गांधी। अब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए, तो मोतीलाल नेहरू जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे 1928 में। अच्छा, संविधान सभा का पहली बार मांग कौन किया था? संविधान सभा का यानी संविधान का पहली बार मांग किए थे बांगा धरतीरा 1895 मांग किए थे, लेकिन कांग्रेस के मंच से औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से पहली बार संविधान का मांग किए थे एम एन राय 1934 में। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ऐसा आगे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से प्रतिपादन कौन किए थे? एम एन राय 1934 अभी बोले थे ना। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप मतलब फाइनली रूप दिया है, तो संविधान सभा का फाइनली रूप कौन दिया है?
तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा जो 1946 में बना था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे बना था, उसको फाइनली जो रूप दिया था तो जवाहरलाल नेहरू, चूंकि यही सबसे बड़ा मंत्री थे, संघीय मंत्री यही थे, प्रधानमंत्री यही थे, तो यही ना रूप देगा, ठीक है ना। अगला, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, किसी प्रकार के बिना हस्तक्षेप के, बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बिना बाह्य हस्तक्षेप का है भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो 1934 में एमेंडा मांग किया था, औपचारिक रूप से मांग किया था, और 1936 में है ना प्रस्ताव पारित किया, 1936 में प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 1936 में जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ बोलेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1936 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ, ठीक है ना, फैजपुर में हुआ था। और ये गांव में होने वाला, पता है ना कि कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन जो गांव में हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्षता क्या है? पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने देश के मताधिकार के आधार पर 1938 में और 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे? सुभाष चंद्र बोस, है ना, हरिपुरा गुजरात में। और 1939 वाला भी सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश से, बताएंगे। तो 1938 में किस व्यक्ति ने देश के मताधिकार वही 18 वर्ष प्लस, तो उस समय 21 वर्ष था, अभी 18 वर्ष हो गया है। तो देश के मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग किया था। तो देश के मताधिकार के आधार पर 1938 में संविधान सभा गठन का मांग किया पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, पता है ना। चलो नेक्स्ट, वर्ष 1942, वर्ष 1900। ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो, सर हम कहाँ पढ़े हैं, सर हम कहाँ पढ़े हैं संविधान के बारे में, की लिख दिया रे बैला, अखबार की लिख दिया, MEZ 6V 6P MQK F1 7 मारेंगे जगह बकलोले पानी में, बैला पूरा लिखने कहता है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा? निर्वाचित संविधान सभा मतलब वही, मतलब जो सदस्य इसका आएगा वो चुनाव लड़के आएगा, चुन कर आएगा, ठीक है ना, निर्वाचन होकर आएगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। मतलब गठन किया जाएगा संविधान सभा का, लेकिन संविधान का निर्माण करेगा युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व चल रहा था ना, द्वितीय विश्व के बाद, यानी फिर लॉलीपॉप दे रहा था। और ये कहा गया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रथम विश्व में भी तो यही कहा था, महात्मा गांधी को बोला था कि आप हमें साथ दीजिए, प्रथम विश्व के बाद जो है आप हम आजादी दे देंगे। लेकिन फिर क्या दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, लोलट एक्ट दे दिया है, नहीं दे दिया। तो द्वितीय विश्व में भी बोल रहा था, क्रिप्स मिशन में बोल रहा था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 और इसमें बोल रहा था कि आप हमें युद्ध में साथ दीजिए, क्या ना, तो हम जो है जब युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध प्रांत के बाद आपको संविधान फिर निर्माण करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो महात्मा गांधी बोले थे पगला है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी चेकवा जो है कभी रिटायर हो गया है। ये चेक जो है प्रथम विश्व में तुम दिया था, ये चेकवा जो फेल हो गया, रिटायर हो गया, पोस्ट डेटेड चेक नहीं बोला था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स कैबिनेट मिशन तो 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946, माउंट बेटन 3 जून 1947, बेबेल योजना 1945। इतना भी तुम लोग को दिमाग होना चाहिए। 42 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 42 लग है, अरे 42 लग है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीनों तो अलग अलग है। तो क्रिप्स क्या हो जाएगा? संविधान सभा गठन की मांग प्रथम 1895 में पढ़ाए थे ना, पहली बार संविधान सभा गठन का मांग किया था बाल गंगाधर तिलक 1895 पढ़ाए थे ना। और भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए। महात्मा गांधी और 1924 से संविधान सभा गठन का बात कहा। मोतीलाल नेहरू पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा का मांग किया। एमएन 1934, चालू क्रियल है, क्रिया ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पढ़ा दिए। भारत के संविधान गठन करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, अविभाजन किया गया था माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के द्वारा, पढ़ाए थे ना। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946। बिल्कुल इजी लग रहा है ना, पढ़े लेना। चलो यहाँ ध्यान दो, आपको बोलते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो बोलते ही नहीं। एनसीईआरटी किताब खरीदो और उसको फाड़ के फेंक दो, है ना। कैसे पढ़े? जैसे पढ़ता है, जैसे पढ़ा रहे बेच में जुड़ा हुआ लक्ष्य पढ़ो, बदलेगा। एनसीईआरटी कर रहा है, लेकिन पहला एनसीईआरटी बुक जो पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन में, सर एनसीईआरटी सबका निचोड़ है, समा गया ना। न तो एनसीईआरटी तुमको बुक में पढ़ना है, कहानी जो लिखा रहता है, तो बुक खरीदो पढ़ो, जैसे पढ़ता है मनोहर पोथी, उसी तरह बकलोले है, ठीक है ना। एनसीईआरटी अब जब टाइम हमको मिलेगा तो एनसीईआरटी का भी अलग से बेच लेकर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लक्ष्य को पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको वहां पर सारा एनसीईआरटी मिल जाएगा। कल भी समझाए थे, सब एनसीईआरटी का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। खाली एनसीईआरटी बोलना है, जो कहानियां पढ़ो पहले, ठीक है। चलो याद जान दो, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन के मांग कहां पर किया गया? बता दिए 1936 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ फैजपुर अधिवेशन। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पढ़ाए चंद्र कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य 389 और कैसे क्या था बतैले है ना। चलो नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो 389 सदस्य जो है उसका विभाजन जो है कैसे, तो ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से मनोनीत 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4। पढ़ाए थे ना, यानी सभी सही है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। हाँ, 292 निर्वाचन होना था और 292 जो है प्रांत से, कहां से, और 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और मनोनीत था 93। तो चलो प्रांत से 292 निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितना सीट, 208। पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप, पुनर्गठन का मतलब हुआ है कि जब पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत का विभाजन हो गया था, तो फिर इससे संविधान सभा को गठन किया गया। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितना था, तो 299। कौन वही बोला, रेडियो ऑपरेटर, वो ऑपरेटर भी बुलाने जाओ, अच्छा देना है जब मुझे है तो कोई दिक्कत देना है, जाओ क्या ना, कुछ लग जा रहा है, कलम लग जा रहा है, अब बोला कलम अंतिम देगा। चलो ऑप्शन नंबर बी 299 पढ़ाए थे। 299 में से 229 निर्वाचित और 70 जो है मनोनीत। न बोले थे, सब सूत्र है। चलो नेक्स्ट जल्दी, संविधान सभा में देसी रियासत के लिए पुनर्गठन के बाद 70 कितना और निर्वाचित 229, कुल 299। बकलोली पुनर्गठित संविधान में सभा में प्रांत से 229 और मनोनीत 70, कुल 299। पुनर्गठित होना चाहिए, पुनर्गठित नहीं रहेगा तो फिर चल जाएंगे वहां पहले वाला, समझ आ गया है ना। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना पर 10 लाख व्यक्ति पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा, वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का नियम से किसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो विधानसभा सदस्य। बताए थे ना, प्रांत के जो विधानसभा सदस्य थे उसी के द्वारा संविधान सभा सदस्य चुना गया था, जनता डायरेक्ट नहीं चुना था, यानी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव हुआ था। न पढ़ाए थे कौन सी कुछ हो, लेकिन ऐसे पूरा ऐसे करके कैसे कर लेते, ऐसे करके फर्स्ट ईयर तो कहां से आई है, पहले मुंगेर किसके साथ रहती है, और तुम डिप्रेशन से हट गई ना, अभी भी डिप्रेशन में है, बहुत परेशान थी, आई थी। तो मुंगेर तुम्हारा था, नालंदा था रे, मुंगेर था, मुंगेर था ना, कब कल शिफ्ट हुई थी। चलो ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है ना। और तुम्हारा एक बार सहेली कहाँ गई, ठीक है, बाहर से तुम हो गया है, अब बाहर से और कौन थी, यहाँ हो गई है, और थी अभी आई नहीं सक, वहां भी है ना, कौन, हाँ वही है, जो बाहर से है ना, वो जो है यहाँ पर जो है ऑफिस में तुम लोग को नंबर लिखवा देंगे, क्योंकि बाहर से तुम लोग है, कोई भी दिक्कत होगा एक नंबर दे देंगे, और कोई मतलब मान लो कुछ काम हुआ है, परेशानी है, तो उसको कॉल करके बात कर लेना है। तुम लोग जो है जम्मू से है नहीं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट से है, तो कभी भी काम पड़े ठीक है, तो वो नंबर पर्सनल ऑफिस में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ अगर कुछ परेशानी वगैरह मान लो कभी कुछ हो गया है, डायरेक्ट कॉल कर लेना है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो संविधान सभा के सदस्य का में से किसने प्रत्यक्ष चुनाव किया, प्रांतों के विधानसभा। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो था संयुक्त प्रांत, यानी वर्तमान के यूपी, तो अभी भी तो यूपी में सर्वाधिक है, अभी भी यूपी में लोकसभा कितना है, सबसे ज्यादा 80, अभी भी यूपी में राज्यसभा कितना है, सबसे ज्यादा 31, कितना ये बकलोली याद है कि ना है, 31 कितना 31। अभी भी जो है सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही है, सर्वाधिक जनसंख्या भी यूपी में ही है, सर्वाधिक विधानसभा सीट भी यूपी में है 403, और विधान परिषद भी सर्वाधिक यूपी में ही है, कितना 100। तो सब कुछ यूपी में ज्यादा क्यों है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इस सीट का बंटवारा किया जाता है, इसलिए यूपी। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी और मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद सभी देशी रियासत हम बताए थे, देशी रियासत से 93 सदस्य को मनोनीत किया गया था, तो इसमें हैदराबाद ना आया था। फिर ऑपरेशन पोलो किए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को है ना भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, यानी पुलिस कार्रवाई किया गया था। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुए थे। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है ना, जब संविधान सभा में आए थे 389 सदस्य में एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा सदस्य बना था, तो पहली बार कहां से बना था, तो पहली बार बना था
है ना, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बना था। लेकिन बताए थे कि फिर जब विभाजन हो गया था, विभाजन हो गया है तो मात्र जो है 299 सदस्य बचा था। तो जब विभाजन हुआ था तो जिस हिस्सा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जीत के आए थे वह हिस्सा बांग्लादेश, कहाँ चल गए थे? बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं हो सकते थे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शामिल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हर देश का एजुकेशन ग्रहण कर लेता, हर देश के संविधान के बारे में जानता था, इकोनॉमिक्स के जानता था, पॉलिटिक्स के जानता था, है ना, यानी बहुत सारा जो है नॉलेज इसको थे। तो महात्मा गांधी बोले थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है। तब जो है एक उपचुनाव हुआ था। क्या हुआ था? एक उपचुनाव हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है ना एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव समझता है? जैसे मान लो उपचुनाव मतलब हुआ कि कोई मतलब सीट से जीता हुआ था और सीट अचानक खाली हो गया है, तो वहां उपचुनाव होता है। जैसे अभी पटना के बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि वहां जो जीता हुआ था एमआरजेकर है, अभी हम पटना के बांकीपुर के बारे में बोल रहे हैं। तो वहां जो जीता हुआ था शायद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, तो वो सीट खाली हो गया, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष बन गया वो, तो वो सीट खाली हो गया। तब वहां उपचुनाव क्या होगा? उपचुनाव होने जा रहा है, ठीक है ना। तो उपचुनाव जैसे कभी कभी क्या होता है, लाहौर गांधी भी 2 सीट से चुनाव लड़ लेते हैं, वो लाइब्रेरी से, एक वायनाड से, तो 2 सीट पर चुनाव लड़ लिया और दोनों से जीत गए। दोनों से तो वो सदस्य बनेंगे नहीं, एक को छोड़ना पड़ेगा, तो जो है वो खाली हो जाएगा, वहां उपचुनाव। क्या होगा? उपचुनाव। जैसे अभी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है विजय थालापति, वो भी 2 जगह चुनाव लड़े थे, दोनों जगह जीत गए थे, तो दोनों जगह तो वो जाएंगे नहीं, एक सीट खाली करना पड़ेगा, तो वहां उपचुनाव। क्या होगा? तो इसी प्रकार जो है जब ये वाला हिस्सा बांग्लादेश में चल गया था तो फिर उपचुनाव हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उपचुनाव कहाँ हुआ था? पुणे में। कहाँ हुआ था? अब पुणे में पहले जीता था एमआर जायकर, ये पुणे से पहले जीता हुआ था। लेकिन बाबा साहब के सम्मान में, चूंकि महात्मा गांधी बोले तो बाबा साहब को जाना बहुत जरूरी है, इसके बिना संविधान अधूरा रह जाएंगे, तो बाबा साहब के सम्मान में एमआर जायकर दे दिए इस्तीफा। क्या दे दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। फिर यहाँ से जो है चूंकि बिना चुनाव लड़े तो जा ना सकता है, तो फिर यहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े, है ना। तो यहाँ से कहाँ से? पुणे से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े थे। उसके बाद फिर संविधान सभा में गए थे और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बने थे और संविधान लिखने का भार सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्या मारेंगे? पश्चिम बंगाल। मुंबई प्रेसिडेंसी नहीं मारेंगे, उत्तरबाद में गया था। अब मुंबई प्रेसिडेंसी नहीं था, उसमें था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या था? और कहां से गया था? पुणे से। कहां से गया था? पुणे से। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। मुस्लिम लीग ने किस संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? बहिष्कार करने का कारण क्या था? तो बहिष्कार करने का कारण था क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि हमारे लिए एक अलग देश बने। जब एक अलग देश चाहता है तो एक अलग देश चाहता है, एक अलग संविधान चाहता है। अरे एक जब देश अलग तो संविधान भी अलग। तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार क्या किया था? बहिष्कार किया था। और पाकिस्तान बना लिया है, और पाकिस्तान का बीज जो है मौलवी मिंटो सुराग 1909 में ही बो दिया गया था। ये बोलने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कल ही पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ था? तो सर मताधिकार नहीं, वर्गीय मताधिकार। बताए थे कि सब लोग को उस समय वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना। सभी लोग को अधिकार उस समय वोट डालने का नहीं था, है ना। जाति था, लिंग था, महिलाओं को भी सब अधिकार नहीं था, कोई जाति था। फिर एजुकेशन था, कितना एजुकेशन जो प्राप्त कर ले वही वोट डाल सकता है, क्योंकि उस समय सबको समझाना थोड़ा मुश्किल था। एजुकेशन था, जाति था, लिंग था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। लेकिन अभी जो है सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी अनपढ़ हो, गवार हो या कुछ भी हो, है ना, बहुत पढ़ा लिखा हो, भिखारी हो या कोई भी हो, खाली आप दिवालिया और पागलपन नहीं होना चाहिए। दिवालिया और पागलपन नहीं होना चाहिए। बाकी तो भिखारी है, अनपढ़ है ना, या अंबानी है या कोई भी है, सबको वोट का मूल्य उतना ही है। तभी सार्वभौमिक मताधिकार है। और सार्वभौमिक मताधिकार किस अनुच्छेद में है? सार्वभौमिक मताधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा अप्रत्यक्ष द्वारा बताया था। संविधान सभा जो सदस्य थे वो प्रत्यक्ष चुना गया था, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। अब बोलेगा सर जनता तो नहीं चुना है, जनता ना चुना इसलिए तो अप्रत्यक्ष लिखल है, यानी जनता द्वारा चुना गया विधानसभा सदस्य और विधानसभा चुना संविधान सभा के सदस्य, इसलिए तो प्रत्यक्ष। जनता द्वारा चुना जाता तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष, यहाँ प्रत्यक्ष लिखा है, जनता डायरेक्ट नहीं चुना है। पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा बताए थे ये प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपाती, पढ़ाए थे, अनुपाती प्रतिनिधि द्वारा चुना गया था। 10 लाख पर एक चुना गया था और प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को कौन बनाया? तो हम बताए थे संविधान सभा द्वारा बना। संविधान सभा मतलब संविधान सभा जो सदस्य थे 389, है ना। तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? 1946, है ना। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ?
तो दिसंबर 1946, और दिसंबर में भी पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, और पहला बैठक जब हुआ था तो उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष करना जरूरी था, तो उस समय चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव का प्रोसेस चल ही रहा था। तब एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था। उस समय अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी था, लेकिन फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना गया, यानी अस्थायी रूप में चुना गया था। अस्थायी रूप में पहला बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी रूप में पहला उपाध्यक्ष बना HC मुखर्जी। सब पढ़े हैं ना, तो आप लोग को पढ़ के आना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में कहाँ हुआ था? संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में सबका बैठक हो रहा था, दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का उद्घाटन और अधिवेशन का रास्ता जब उद्घाटन हो रहा है, यानी पहला अधिवेशन, यानी 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना, इसे आधुनिक बिहार के निर्माता भी बोलते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा पहला सत्र पढ़ा दिया 9 दिसंबर 1946। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष, और फिर 11 दिसंबर 40 को अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी उपाध्यक्ष आ गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब? 11 दिसंबर 1946। अच्छा, अस्थायी उपाध्यक्ष तो HC मुखर्जी, ये बोले थे ना रे, HC मुखर्जी। अच्छा, ये तो अस्थायी है, क्या है? अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन अस्थायी उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी, और नोट्स में सब लिखल है और सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी बोलो, लाइन वालों, घर डेटाबेस का साइंस और आंसर की डाल दीजिए सर, प्लीज आंसर डाल दे। पहले वीडियो देखो ना, आंसर तो देंगे ही, पहले वीडियो देखो क्या होता है। आंसर देने बाद क्या करेगा तुम लोग? वीडियो वगैरह नहीं देखेगा, आंसर ठीक मार लेगा, तो जिंदगी भर ठीक मारते रह जाएगा। वीडियो देखो, ठीक है ना, वो डाल दिया जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया था 11 दिसंबर 1946। अभी नहीं बोले थे, है ना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो VN राव, ये सलाह देने वाला संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। अगला, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य ये चारों में कौन नहीं थे? तो क्या मुंशी थे? ये तीनों देखो ना, पहले सुनो, ये तीनों जो है प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। प्रारूप समिति नहीं थे, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उसमें जो है H बैग नहीं, तो ये संविधान सभा सदस्य नहीं थे, है ना। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कुल कितना समिति? तो संविधान सभा में अगर कुल समिति बोले, तो संविधान सभा में कुल समिति था 22, कुल समिति था 22। कितना था? तो संविधान सभा जो गठन किया गया था, तो संविधान सभा गठन किया गया था विभिन्न समितियों के माध्यम से, तो उसमें कुल समिति था 22। कितना था? लेकिन पहलुओं के अध्ययन, विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए समिति था 13, तो कुल 22, विभिन्न पहलू के अध्ययन के लिए उसमें 13। अब 22 ऑप्शन में भी ना है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, बहुत सारा समिति था, जैसे संघीय समिति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, विदेशी मामला समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। फिर अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आता था संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। फिर आता था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बहुत सारा समिति था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, समिति बारे में अलग सीख पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रारूप को ही बोलते हैं, प्रारूप को ही बोलते हैं मसौदा। क्या बोलते हैं? प्रारूप बोले या मसौदा? क्या बोले? मसौदा या ड्राफ्ट? क्या बोले? ड्राफ्ट। क्या बोले? तीनों एक ही चीज है, प्रारूप बोले या मसौदा बोले ड्राफ्ट। तो इस समिति का, प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे गठन कब हुआ था? गठन हुआ 29 अगस्त 1947। अब बताए थे कि ये बहुत इंपोर्टेंट कमेटी है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। 7 सदस्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कुल 7 सदस्य थे, और क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं थे या थे, इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो 7 याद रखना जरूरी है। तो इसमें मेन थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और 7 गो में जो और थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष तो हो गए बाबा साहब भीमराव
अम्बेडकर। बाकी बात दूसरा जो थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, यानी क्या मुंशी, क्या मुंशी, तो 4 हो गया है। फिर था मोहम्मद सादुल्ला, एगो मुस्लिम थे, कौन? मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर पूछता है। फिर आता था क्या? तो बी आर मित्तर, बी आर मित्तर, बी आर नहीं, बी एल मित्तर, बी एल, परंतु इसका मृत्यु, ये इस्तीफा दे दिया, मृत्यु नहीं, इस्तीफा क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। जब इस्तीफा दे दिया था, इसके स्थान पर आया था एम माधवन, एम माधवन। फिर था डीपी खैतान, डीपी खैतान, डीपी खैतान, डीपी, इसका मृत्यु क्या हो गया था? मृत्यु। तो इसके स्थान पर आया था टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, कृष्ण, तो टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी आया था डीपी खैतान के स्थान पर। इस प्रकार मतलब संविधान सभा में थे ना, ये दोनों तो मतलब मृत्यु हो गया था ना, और ये भी लोग भी अस्थायी रूप से नहीं रह पा रहे थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है यह अध्यक्ष थे, तो यही लिखे थे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इसका योगदान था, तबियत खराब होने के बावजूद भी लिखा था। इसीलिए भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे बोलते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है? प्रारूप समिति का नियुक्ति कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। अब यहाँ नाम हम एक बार लिख दिए हैं, अब अगर कौन सदस्य नहीं थे तो मार देना, सब आ गया। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल का स्थान पर माधवन, डीपी खैतान का स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोर्ड ऑफ भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष सब जानता है भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा में समिति के में सदस्य की संख्या तो कुल है 7, कुल है 7। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे? अभी बताए थे ये थे, अभी बताए थे ये भी थे, अभी बताए थे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर वही क्वेश्चन है। तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव कैसे रखा था? तो हम जानते हैं संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना, उस समय प्रस्तावना कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव, उस समय प्रस्तावना कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य। और ये संविधान सभा के सामने रखने वाले थे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। हम बताए थे संविधान सभा पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 अस्थायी चुना गया था। फिर दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद उसमें अस्थायी चुना गया था। फिर 2 दिन के बाद तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया था? तो सभी निर्णय एकता अखंडता से तो संविधान अधिक भाग है, सर्वसम्मति नहीं, बहुमत नहीं। उस समय बहुमत और सर्वसम्मति से जरूरी नहीं था, सबका अति सहमति और समायोजन, सहमति और समायोजन, सहमति और समायोजन के आधार पर फैसला लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बता दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारतीय संविधान के संघीय शक्ति, अभी हम सब बोल दिया है। संघीय शक्ति विदेशीय मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सॉरी प्रांतीय बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल, पढ़ाए थे। संचालन समिति बोलेगा सरदार वल्लभ भाई, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो प्रस्ताव यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव तो बताए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर
1946। लेकिन यहां बोल रहा है क्या, पारित कर दिया, यानी स्वीकार कर लिया, पारित कर लिया यानी स्वीकार कर लिया। पढ़ाए थे 22 जनवरी 1947। कितना बात तो बोल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। बोल दिया है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, बोले थे राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न बोले थे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोले थे ना। चलो नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को फिर मान्यता मिला, यानी स्वीकार किया गया था 22 जनवरी नहीं, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। उदय प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 और राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता 22 जुलाई 1947। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को हुई? 22 जुलाई 1947। और बोलेगा अगला, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो प्रस्तावना में क्लियर लिखा हुआ है कि हम अपने प्रस्तावना में क्लियर लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं 26 नवंबर 1949। तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। ऐसे याद रखना, जब तक लागू या प्रभावी नहीं लिखा रहा है, जब तक लागू या प्रभावी नहीं लिखा रहा, लागू प्रभावी लिखा रहेगा तो 26 जनवरी 1950 लागू लिखा रहा है, तो 26 जनवरी 1950। जैसे संविधान फिर लागू हुआ 26 जनवरी 1950, संविधान प्रभावी हुआ, लागू मतलब प्रभावी होता है 26 जनवरी 1950, और लागू प्रभावी ना है तो क्या मारेंगे? 26 नवंबर 1950। इसी दिन हम अपना संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किए थे, ठीक है ना। 15 आर्टिकल को भी लागू किए थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? आखिरी बार मिला यानी अंतिम बैठक, अरे आखिरी बार मिलना। संविधान सभा मतलब संविधान सभा का आखिरी बार मिलना। संविधान सभा मतलब संविधान सभा के सदस्य के लोग आखिरी बार एक साथ बैठना, एक साथ यानी अंतिम बैठक। तो हम जानते हैं अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा लोग के सदस्य के लोगों को अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक किया और फैसला किया कि अब लागू कर दिया जाए। अब लागू कर दिया जाए तो बोला परसों लागू करो, परसों लागू करो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को क्यों लागू करो? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर पहली बार हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए थे रावी नदी के तट पर, पता है ना, पता है ना। इसीलिए 26 जनवरी लागू हुआ। तो अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950। इसी दिन राष्ट्रगान जन गण, तुम लोग बोलता जाना गाना माना, जाना गाना माना ना होता है हेलो, जाना गाना माना अधिनायक जय, जाना गाना माना ना होता है, जन गण मन अधिनायक जय है। जया है नहीं, ये लोग कहते जया है जया है जया है जया है जया है जया है ना होता है, जय है जय है जय है जय। सब आ गया, बकलोली झूपो है, यहाँ ध्यान दे, है ना। तो राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रगीत, राष्ट्र गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम जानता है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यामला मातरम, वंदे मातरम। आगे, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमत दुर्धर शोभनी सुहासनी सुमधर वासनी सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम। ये सब खाली जनगण मन खाली जानेगा, वंदे मातरम जानने कहता है। तो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, ये दोनों को अपनाया गया, दोनों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो हम जानते हैं विभाजन के बाद यानी पुनर्गठन के बाद, विभाजन के बाद यानी पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य था 299, परंतु संविधान पर हस्ताक्षर किया था 284। पहला हस्ताक्षर किसका था? पहला हस्ताक्षर किसका था? तो सिंपल बात है, पहला हस्ताक्षर उसी का होगा जो हमारे देश के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला राष्ट्रपति है ना बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब नोट्स में लिखा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और पहला मुस्लिम हस्ताक्षर कौन किया था? पहला मुस्लिम हस्ताक्षर कौन किए थे? तो सब पढ़े ले अब पूछता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश का प्रथम शिक्षा मंत्री, पता है ना, सब पढ़े ले, तुम लोग को नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितना अनुच्छेद?
तो कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूची, तो उस समय कुल अनुच्छेद 395 और उस समय अनुसूची था 8, वर्तमान अनुसूची है 12। बताएंगे। अब भाग 22 सब जानता है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 18 संविधान सभा का बैठक कितना दिन हुआ? बैठक कितना दिन हुआ? 165 दिन। जिससे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक अभी बताए थे 24 जनवरी 1950। इस प्रकार कुल 12 बैठक। कितना बैठक हुआ था? 12 बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 मिलाकर, है ना, यानी 12 सत्र, है ना। बैठक 165 कुल 12 बैठक, जिसे पहला बैठक बता दिया 9 दिसंबर 1946, अंतिम 24 जनवरी 1950। अब बहस कितना दिन हुआ? बहस कितना दिन हुआ? 114 दिन। मतलब संविधान किस तरह तैयार किया जाए, इस बहस 114 दिन। 100 बहस तुम लोग के बहस ना, जो फालतूगिरी बहस करते रहता है ना, वो बहस ना समा गया। और 12 बैठक बहस 114 दिन। और खर्चा कितना आया? 63,96,729 रुपया। इतना दिन सत्र चला। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनाने में लगा। इतना दिन बैठक हुआ, इतना दिन बहस चला, तो अभी मात्र 63 लाख खर्चा आया है ना आया है? और अभी तो कोई खाली नली नाला निकलेगा, है ना, नाली नाला बनने के लिए फंड निकलेगा 1 करोड़ के, और 1 लाख लगाएगा, सब 99 लाख ढकर जाएगा ना, ढकर जाता है। ठीक है, संविधान बनकर तैयार कर दिया था, है ना। अब यहाँ सुनो, अब जो है जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है ना, इसका बताए थे शिल्पकार कौन थे? तो शिल्पकार थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जो हमारा संविधान है वो मूल कौन भाषा में था? मूलतः कौन भाषा में था? मूलतः वो लिखा गया अंग्रेजी। क्या लिखा गया? और हमारा संविधान जो मूल संविधान था वो प्रकाशन कहां से हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून भूल गया है? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहां से हुआ था? देहरादून। अच्छा, जो मूल संविधान है वो रखा कहां गया है? अरे कहां पहले बताओ, कहां रखा हुआ है? तो संसद पुस्तकालय, संसद का जो पुस्तकालय है वहीं पर रखा हुआ है ना। पहले तो लोग के संसद पुस्तकालय भी कहां रखा हुआ है? हीलियम बॉक्स में इसलिए रखा हुआ है कि हीलियम बॉक्स में रहने पर पेज खराब नहीं होगा, तो हीलियम बॉक्स में रखा हुआ है। और संविधान में जो मतलब जो हाथ से लिखने काम कौन किया है? जैसे हाथ से लिखित यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखने काम कौन किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा पढ़ाए थे। तो मतलब संविधान को, है ना, लिखने काम कौन किया था? हाथ द्वारा लिखने काम कौन किया था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। समझ गया? जैसे हम जो पढ़ाते हैं, है ना, तो वो नोट्स हमने लिखे हैं। हाँ, एक नोट्स तुम लोग इकोनॉमिक्स वाला जो है वो मेरा लिखा हुआ है, बिहार स्पेशल जो है वो मेरा लिखा हुआ है। बाकी बात जो अन्य नोट्स है वो हमने लिखे, हम पढ़ा दिए हैं। लिखने वाला स्टूडेंट रहता है। लिखने वाला कौन है? स्टूडेंट है। उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जो बताए थे, लेकिन लिखने वाला कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजादा, जो हाथ से लिखे थे। और इसमें हम जानते हैं बहुत सारा पिक्चर का यूज है, चित्र यानी किनारे जो है थोड़ा डिजाइन करने काम जो है, किस संविधान थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो डिजाइन बनाने काम, चित्र बनाने काम संविधान में कौन किए थे? तो चित्र बनाने काम किए थे नंदलाल बोस। बताएं नंदलाल बोस। तो ये सभी आपको नोट्स में पूरा लिखा हुआ है और बेचे पढ़ाए हुए हैं, है ना। अब डिवीजन भी हो गया है, जिसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। हाँ, पेंटिंग जो है, चित्र बनाने काम नंदलाल बोस। किस दिन से संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अंतरकालीन यानी, और संसद आ गया तो अंतरकालीन यानी सबसे अंत, यानी वह लागू बारे में पूछ रहा है, यानी क्या ना, अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। ये 26 जनवरी 1950, ऐसे आपका जो है 26 नवंबर 1949 दिल्ली भी ना है, तो संसद में शामिल किया गया, अंतरकालीन संसद के रूप में स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950, यानी गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950। चलो नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? बता दिए थे। उसका सदस्य चुने गए थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना गया था, इसीलिए तो अप्रत्यक्ष बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में प्रथम प्रस्तुत किया था। तो भारत के लिए संविधान सभा का रचना हेतु संविधान सभा
का विचार बताए थे मोतीलाल नेहरू, बताए थे ना। पहली बार संविधान सभा हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होना चाहिए, ये मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू किसका स्थापना किए थे? स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। तो मोतीलाल नेहरू यानी स्वराज पार्टी 1924 ऐसे ही पढ़ाए थे कि संविधान सभा का गठन का मांग सर्वप्रथम कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? 1924। शुरुआत में पढ़ाए थे, भूल गया न? पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन का अध्यक्षता, पहला दिन वही 9 दिसंबर 1946 को प्रथम दिन का अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, चूंकि यही अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पहला 9 दिसंबर अस्थायी, दूसरा बैठक 11 दिसंबर सब कुछ अस्थायी, तीसरा बैठक 13 दिसंबर है ना 1946। इसी में उदय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जो प्रभावी हो गया था, यानी पारित हो गया था, यानी मान्यता मिल गया था 22 जनवरी 1947। चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, जल्दी विचार करो। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। हाँ, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया था, तो सही है। तो दोनों सही है, बताए थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत के संविधान का निर्माता किसे? तो निर्माता शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सलाहकार BN राव। चलो नेक्स्ट। संविधान पांडुलेखन, पांडुलेखन यानी वही प्रारूप, प्रारूप यानी वही मसौदा, मसौदा यानी वही ड्राफ्ट है ना। पांडुलेखन समिति में कौन सदस्य नहीं थे? 7 सदस्य थे, पढ़ाए थे ना। 7 सदस्य में मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM अय्यर है ना, यानी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आप लोग हम 12 बोलते पढ़ाते हैं, किसी तरह पूछता है कौन नहीं था, इसे सातों का नाम पता होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान लागू प्रभावी 26 जनवरी 1950 बोले तो लागू प्रभावी बोले 26 जनवरी 1950, या बोलेगा अंतिम, आप बोलेगा ऐसे अधिनियमित, अंगीकृत, आज समर्पित या बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949। चलो नेक्स्ट। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? पढ़ा दिया। चूंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने घोषणा किया था। बताए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि अगले साल के अगला महीना में, यानी अगले साल के पहला महीना में अंतिम रविवार को जो दिन पड़ेगा, तो दिन पड़ा 26 जनवरी को, उस दिन हम लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे और हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो वो 26 जनवरी को मनाया गया था और 26 जनवरी से लगातार मनाते आ रहे थे। लगातार 31, 32, 33, 30 से मनाना स्टार्ट हुआ। 31, 32, 33, 36, 35, 36, 37 लगातार 1949 तक मनाते, 47 तक मनाते आए थे। लेकिन देश आजाद 15 अगस्त को हुआ था, 26 जनवरी को नहीं हुआ था। लेकिन लगातार 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते आ रहे हैं। तो फिर उसके इतिहास में अमर करने के लिए उस दिन को, संविधान को हम रोक कर रखे थे और लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को। कारण था ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाए थे ना। अगला, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य 15, और ये बहुत पहले पढ़ा दिए थे, ठीक है ना, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम बेगम एजाज रसूल। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है ना, विरोधाभास के जीवन में प्रविष्ट हो रहा है। ये कहने वाले कौन थे? शिल्पकार, जो संविधान के शिल्पकार थे, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यानी संविधान जो है भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, पंथ के लोग रहते, सबका विरोधाभास का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को बता दिए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह यानी ध्वज को, है ना, किस दिन अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो यहाँ पर अपना दिया हुआ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, सॉरी, राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? अशोक स्तंभ। कौन दिन? तो जब लागू हुआ, क्या हुआ? लागू 26 जनवरी 1950। तो नेक्स्ट, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा में राष्ट्रगान अंगीकृत किया गया। हाँ, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान भी और राष्ट्रीय गीत भी सही है, यह सही है, सही बोला है। संविधान सभा ने मई 1947 में मई 1947 में राष्ट्रमंडल का सदस्य ग्रहण किया नहीं। राष्ट्रमंडल के सदस्य हम लोग बने थे मई 1949, राष्ट्रमंडल के सदस्य बने थे हम लोग 1949 में, 47 में नहीं। अगला, जनवरी 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत अपनाया नहीं। जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन सबको पढ़े लेते हैं, है ना। अगला, संविधान सभा में ने जुलाई 1949 को राष्ट्रीय सभा नहीं, जुलाई तो सही है लेकिन 1949 नहीं,
बल्कि 1947। अब बताओ इस क्वेश्चन के बारे में तुमको पहले सब जानकारी है। ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित किया था? तो निम्नलिखित देखो, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेज जो है, हम लोग को सौंप दिया, शक्ति दिया, यानी हम लोग को जो है देश को आजाद कर दिया, है ना? 15 अगस्त कब? ये तो कोई भी मारेगा, खैर पूछना तरीका अलग है। जीबी मावलंकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जीबी मावलंकर किसके अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय ध्वज से, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ाए थे ना। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बताए थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजाति समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई। लेकिन यही बताते हैं आप लोग को, मौलिक अधिकार उप समिति बोलेगा, मौलिक अधिकार उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी, उप समिति का जेबी कृपलानी। और यही बोलेगा अल्पसंख्यक उप समिति बोलेगा तो एससी मुखर्जी। सब लिखा है, पढ़े ले। चलो ये दोनों तो होगा नहीं, तो कौन होगा? प्राकार समिति, प्राकार समिति का, है ना? प्राकार समिति जीबी मावलंकर भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्राकार समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। आकाश सूची समिति के मुंशी, क्या मुंशी, क्या प्राकार समिति का अध्यक्ष जीबी मावलंकर। 74 क्वेश्चन हुआ, 74 कितना हुआ? अगला जो है आप लोग का क्या है? प्रस्तावना। सोचे तो प्रस्तावना भी करवा देंगे, लेकिन टाइम हो चुका है, 5 मिनट बचा है। 5 मिनट में की होगा? प्रस्तावना वाले पहले बताएंगे, प्रस्तावना वाले पहले जो है आपका बताया जाएगा, है ना? उसके बाद प्रस्तावना में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? प्रस्तावना कितना क्वेश्चन है? 60।